नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। हमारा सेगमेंट चल रहा है जो एसे का चल रहा है। ये एसे में मोस्टली मुझे लग रहा है मैंने 7 या 8 क्लास ले लिया है और अभी भी संभावना है कि 3-4 एसे मैं आपको ऐसे बताऊं जो आने की संभावनाएं हो जाती हैं। जैसे कि अब हमारे जो सब्जेक्ट्स थे निबंध के, जो हमारे टॉपिक थे, जो हमारे विषय थे, ठीक है, वो आपको मैंने 9 निबंध का दिया था। 9 में एक तत्कालिक इशू बाद में आ गया, क्या? रूस और यूक्रेन का संकट जो है। ठीक, अब रूस और यूक्रेन का संकट हो सकता है कि आयोग इस तरह का प्रश्न ना बनाए। आयोग कुछ और पूछ सकता है। रूस यूक्रेन संकट अगर लिख के पूछ ले तब तो ठीक है, या फिर पूछ सकता है युद्ध लाभ एवं हानि। देखो प्रश्न किस तरह से बन सकता है, युद्ध लाभ एवं हानि, ठीक है, या इसी को इस तरह पूछ सकता है युद्ध एवं शांति। ठीक है, मतलब पूछने का तरीका उसका अपना कुछ भी हो सकता है। युद्ध एवं शांति, ठीक है, तो प्रश्न पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है। हमने कहा अगर किसी भी युद्ध से संबंधित कोई मुद्दा आता है तो ध्यान देना, वही एग्जाम ट्रिक मेरा रहेगा कि 80% चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, वही यूज करना है, 20% आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। ठीक है, अगर ये युद्ध वाला प्रश्न आता है तो बाकी आईआर का पोर्शन अलग रहेगा। मैं 2 निबंध उस पर भी बता दूंगा। एक हमारी करंट की योजना रहेगी, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना, वो बता दूंगा, और ऑनलाइन शिक्षा आपको बता दूंगा। ऑनलाइन शिक्षा संकट एवं समाधान जो भी है, जैसे कोविड-19 हमने बताया था तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको हमने बताई थी। ठीक है, तब देखिए टॉपिक हमारा कि इसको हम कैसे टैकल करते हैं। ठीक है, ये निबंध हो गया, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, पहले समझ लीजिए कि जो हमारे टॉपिक्स बनेंगे कि युद्ध का कारण क्या है, पहले युद्ध क्या है, युद्ध का कारण क्या है, युद्ध का परिणाम क्या है, युद्ध से क्या लाभ है, युद्ध से क्या हानि है। इस तरह की फ्रेमिंग चाहो तो आप यहीं पे तोड़ लेना अपने हिसाब से, जो भी आपका मन करे। ठीक है, युद्ध क्या है, युद्ध का कारण परिणाम, ठीक है, या फिर युद्ध के लाभ क्या है, हानि क्या है। ठीक है, और अगर युद्ध होता है तो फिर भारत पर क्या असर पड़ता है, ठीक है, अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ता है, विश्व पर क्या असर पड़ता है। इस तरह के टॉपिक्स अपने आप में ये टूट जाएंगे। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए। अब इसके पहले जैसे आप अगर शुरुआत करते हो तो क्या कहते हैं, पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा युद्ध क्या है। तो आप लिख सकते हो युद्ध एक लंबे समय तक चलने वाली लड़ाई है, ठीक है, या 2 देशों के झगड़ों के कारण जो विवाद उत्पन्न होता है वो एक युद्ध का रूप ले लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल दे दो, रूस और यूक्रेन। और अब विवाद का कारण बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, फिर इसी को आगे बढ़ाते हुए आप लिख सकते हो कि अगर हम इतिहास या शास्त्रों के पन्नों को उठाकर देखें तो हम हमेशा यही पाएंगे कि अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए कितने देशों ने कई युद्ध लड़े हुए हैं, या कितने देशों से कई युद्ध हुए हैं। मुगल काल में भी युद्ध मिलता है मुझे देखने को, ब्रिटिश काल में भी मिलता है, विश्व युद्ध देखने को मिलता है, प्रथम विश्व युद्ध भी मिलता है, दूसरा विश्व युद्ध भी मिलता है, और महाभारत जैसी चीज़ें हमारे सामने आती है। युद्ध के कहीं कहीं लाभ हुए हैं और कहीं कहीं युद्ध से संबंधित हानियाँ भी हुई हैं, लेकिन जब जब युद्ध हुआ है या जब जब युद्ध का ऐलान हुआ है, हमेशा मानवता पर खतरा मंडराया है, हमेशा मानवता को नुकसान हुआ है। ठीक है, ये हो गया आपका शुरुआत करने का तरीका। ठीक है, अब ये फ्रेमिंग आपने कर लिया होगा, और जो हमने आपको बताया ये आपका तरीका हो सकता है शुरुआत का। अब कारण क्या होता है, अगर आप युद्ध को पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद जो हमारा करंट टॉपिक है रूस और यूक्रेन, इनके विवाद का कारण क्या रहा, ठीक है, ये भी हम आपको बताएंगे, और इस युद्ध से भारत पे क्या परिणाम पड़ेगा ये भी हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कारण क्या हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। पहला जैसे साम्राज्यवाद, ठीक, एक कारण हो सकता है साम्राज्यवाद। दूसरा हो सकता है आर्थिक हित। तीसरा हो सकता है धार्मिक या सांस्कृतिक कारण। सब देख लीजिएगा, साम्राज्यवाद, ठीक है, धार्मिक या सांस्कृतिक कारण, और तीसरा हो सकता है आर्थिक हित।
साम्राज्यवाद भी एक तरफ से भूमि को कब्जा करना होता है। अब इसमें राजनीतिक या भौगोलिक कारण जोड़ोगे तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। कोशिश करो कि थोड़ा सा शॉर्टलाइज करो और चीज़ों को अच्छे से दो, ज़्यादा लिखने का प्रयास करो। जैसे अगर हम साम्राज्यवाद को आपके सामने रखें तो आपको समझना पड़ेगा कि साम्राज्यवाद होता क्या है, साम्राज्यवाद होता क्या है। तो आप जैसे लिखोगे इसको तो लिखोगे ज़्यादा से ज़्यादा शक्तियाँ हासिल करने के लिए ज़्यादा क्षेत्र पर अपना अधिकार चाहना, यही क्या होता है, साम्राज्यवाद होता है। ज़्यादा क्षेत्र पे अपना कब्जा करना मतलब होता है विस्तारवादी नीति, या कह सकते हो विस्तारवादी नीति के तहत साम्राज्यवाद का जन्म होता है। सत्ता स्थापित करने के लिए या फिर विस्तारवादी नीति को अपनाने के लिए एक देश दूसरे देशों के लिए कई हथकंडे अपनाता है। इसके वजह से कई देशों को गुलामी का कारण होना पड़ता है, गुलामी के दास्तान से गुजरना पड़ता है। ये क्या है, साम्राज्यवाद हो गया, ठीक। और दूसरा हो गया आर्थिक हित। आर्थिक हित में क्या हो सकता है, कई देशों के एक दूसरे देशों से या फिर एक देश का दूसरे देश से आर्थिक हित भी होता है, और वो आर्थिक हित स्थापित करने के लिए या फिर आर्थिक हितों के टकराहट के कारण भी क्या कहते हैं, युद्ध उत्पन्न होता है, ठीक है। या फिर धार्मिक सांस्कृतिक में आपने धर्म युद्ध का नाम सुना होगा कि कई धर्म युद्ध हुए हैं। कई देश चाहते हैं कि उसकी संस्कृति अन्य देशों में उसकी संस्कृति को अन्य देश पहचाने, और कई देश चाहते हैं कि कोई संस्कृति हमारे देश पर कब्जा ना करे, और अगर वो चाहता है कि कोई दूसरा देश आप मेरी संस्कृति को अपने के ऊपर थोप रहा है या ज़बरदस्ती लादने का प्रयास कर रहा है, तो ये भी एक तरह से युद्ध का कारण बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं युद्ध के कारण में। आर्थिक हित भी हो सकता है। जब अभी आपको एक एग्जांपल देंगे तो ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। जब रशिया और यूक्रेन को हम पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, जिसे आपको समझना पड़ेगा कि युद्ध का कारण जो है कभी सकारात्मक नहीं हुआ है, युद्ध हमेशा तबाही लेके आया है। फिर करंट इश्यूज को मेंशन कर दीजिए, तबाही लेके आया तो क्या हुआ, जैसे हम क्या कहते हैं, रूस और यूक्रेन का संकट हमारे सामने आया तो उसमें भारतीय छात्र भी फंसे हुए थे, कई देशों के लोग फंसे हुए थे जो मृत्यु का शिकार हुए या जिनको परेशानी हुई, खाने पीने की परेशानी हुई, लोग लाइनों में लग रहे थे। लोगों को भारत के लिए समस्या हो गई कि अपने देश के लोगों को कैसे लेके आए। इस तरह की चीज़ों को आप मेंशन करिए, इसमें भारत का पक्ष दिखाइए कि तिरंगे झंडे का जो भी अपना इशू चल रहा है करंट से, तो आप बेसिकली अपडेट होंगे, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए लिखना पड़ेगा आपको, युद्ध के वजह से हजारों वर्षों से जो साहित्य, जो संस्कृतियाँ, जो विज्ञान देश संजो कर रखता है, उसके लिए काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और युद्ध से कई देशों के विकास में बाधा उत्पन्न होती है, कितने घर उजड़ जाते हैं, कितनी महिलाएं विधवा हो जाती हैं। इन सब चीज़ों को लिखना पड़ेगा आपको, तब जाके अच्छा नंबर मिलेगा। और फिर एक हिंट हमारे सामने आता है कि आवश्यकता क्यों होती है। हमने बता दिया कि आवश्यकता क्यों होती है युद्ध की, ठीक है। ये हो गया रीजन कि युद्ध की आवश्यकता आखिर होती क्यों है। जैसे कि महाभारत में आपने देखा कि शांति स्थापित करने के लिए कौन आया था, भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर आए थे, और कौरवों की सभा में जाकर युद्ध को रोकने का प्रयास किया उन्होंने, ठीक है। और कई देशों के लिए युद्ध वरदान भी शामिल साबित हुआ है। जैसे अगर आप लाभ में लिख रहे हो तो कह सकते हो कि कई देशों के लिए युद्ध वरदान साबित हुआ। जैसे अभी हमने क्या बताया था आपको, आर्थिक और जैसे अगर कोई अपनी नीति को थोप रहा है, कोई क्या कहते हैं अपनी संस्कृति को थोप रहा है, तो इससे क्या होगा, उससे बचने के लिए अगर युद्ध हुआ है तो क्या कहते हैं देशों को कह सकते हो लाभ भी हुआ है। कई देश तो अपने स्वाभिमान स्वतंत्रता की रक्षा के लिए युद्ध किए हैं, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, कई देश अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए युद्ध किए हैं। ये भी क्या कहते हैं उसका एक लाभ का पक्ष हो जाता है। कई देश क्या कहते हैं युद्ध के कारण पापियों का नाश हुआ है, धर्मियों का नाश हुआ है, भ्रष्टाचारियों का नाश हुआ है। तो ये भी युद्ध को क्या कहा जाएगा कि युद्ध इन सब चीज़ों में क्या हुआ, एक वरदान की तरह शामिल हुआ है। फिर दूसरा टॉपिक आपके साथ हमने डिस्कस किया था कि युद्ध एवं शांति को भी समझना पड़ेगा कि कौन सा देश शांति नहीं चाहता है। विनाशकारी स्थितियों से बचने के लिए हमें शांति की स्थापना करनी पड़ेगी। कोई भी युद्ध होगा क्या कहते हैं उनके विनाशकारी नीतियों को, विनाशकारी इशूज़ को ढकने के लिए दो देशों को आपस में सुलझाना पड़ेगा, कोई तीसरा देश भाग लेगा। इस तरह के एग्जाम्पल्स कई अपने सामने हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार का समापन कैसे हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वार का समापन कैसे हुआ, इन सब चीज़ों को अगर आप लिखोगे, इसी में महाभारत की कहानियों को जोड़ देना आप युद्ध को लिखते समय, या फिर महाभारत के अलावा जो भी युद्ध आप मुगल काल में हुए या किसी काल में युद्ध हुए आपको पता है, तो आप उसको लिखिए कि मतलब जितने भी युद्ध हुए, अंग्रेज मराठा युद्ध हुआ है, अंग्रेज क्या कहते हैं मद्रास युद्ध हुआ है, इस तरह के युद्ध हुए हैं तो कोई ना कोई संधि हुई, समझौते के कारण बना है। तो इन चीज़ों को मेंशन करेंगे आप। मुश्किल से मुझे लग रहा है कि 25-30 लाइन इन सब चीज़ों को जोड़ते जाएंगे तो एग्जामिनर समझेगा कि वास्तव में युद्ध के बारे में अच्छी समझ है छात्र को, इसलिए ये अच्छा लिख रहा है, ठीक है। तो आपको शांति के बारे में हमने बताया कि कौन नहीं चाहता कि विनाशकारी स्थितियों के बचने के लिए शांति की स्थापना ना करे। शांति दो देशों के
लिए बहुत ज़रूरी होती है, या कई देशों के लिए, विश्व के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कौन अशांत रहना चाहता है, आप ही बताइए। अशांत कौन रहना चाहता है? अशांत कभी विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाता। जो देश अशांत होगा वो कभी विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। जैसे रूस क्या कहते हैं, यूक्रेन पर संकट आया रूस के कारण, मिसाइलें दागी गई, कई सैनिक गए वहाँ मारने के लिए सैनिकों को, तो इससे क्या हुआ कि जो बहुत यूक्रेन काफ़ी पीछे चला गया। तो इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा आपको। सेकेंड वर्ल्ड वार और फर्स्ट वर्ल्ड वार को जोड़ना पड़ेगा। आप ये भी लिख सकते हो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय म्यूनिख समझौता हुआ था। म्यूनिख समझौते में क्या हुआ था, ब्रिटेन द्वारा समझौता करवाया गया कि ब्रिटेन ने समझौता किया कि ब्रिटेन जो है क्या कहते हैं हिटलर से जीत नहीं सकता था, हिटलर के समक्ष क्या कहते हैं उपस्थित नहीं हो सकता था, लड़ने में सक्षम नहीं था, इसलिए क्या कहते हैं म्यूनिख समझौता हुआ। इसको लिख सकते हो। उसके बाद लिख सकते हो कि अस्थायी शांति के साथ होते होते हमें विश्व को शांति की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। अब जैसे रूस और यूक्रेन का जो अस्थायी मापदंड होगा, जैसे रूस चाहता है कि यूक्रेन क्या कहते हैं नाटो की सदस्यता ना ले, नाटो की तरफ ना बढ़े, तो क्या कहते हैं यूक्रेन को मना करना पड़ेगा कि भाई हम नहीं करेंगे तो युद्ध रुक जाएगा। जब युद्ध रुक जाएगा क्या कहते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं फिर धीरे धीरे आपस में समझौता करें, विश्व शांति की ओर बढ़ें। तो इस तरह के प्रयास जायज़ हैं। ये सब चीज़ें आपको लिखना ही पड़ेगा कि युद्ध को शांत करा के तत्कालिक कारणों का समाधान करके दीर्घकालिक कारण की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। अब देखिए, अब आपको समझा देता हूँ कि रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ क्यों। ठीक है, अब इस पे जो समस्याएं आई होंगी, अभी करंट इशूज है, अगर पूछेगा एग्जामिनर तो आप उसको मेंशन कर दीजिएगा, जैसे कि समझना अच्छे से इन चीज़ों को। देखो, ये रूस हो गया, ठीक है, और यूक्रेन हो गया। इन चीज़ों को समझना पहले। जैसे यूक्रेन के पश्चिम में क्या है और पूरब में क्या है। यूक्रेन के पश्चिम में यूरोप है और पूरब में रूस है। देखिए ध्यान से समझिए, पश्चिम में यूरोप है और पूरब में क्या है, रूस है। मैप खोल के देखिएगा। 1991 तक यूक्रेन पर सोवियत संघ का कब्जा था, या फिर कह सकते हो कि 1991 तक यूक्रेन जो है सोवियत संघ का सदस्य था। इन चीज़ों को याद रखना, इसको मेंशन भी करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 2013 में अचानक से तनाव शुरू हो गया। तनाव क्यों हुआ? नवंबर 13 में देखिएगा, नवंबर 2013 में राष्ट्रपति बने। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम था क्या कहते हैं, यानुकोविच, ठीक है। यूक्रेन के लोगों ने यानुकोविच का विरोध करना शुरू किया, ठीक, इसलिए विरोध करना शुरू किया कि यानुकोविच जो क्या कहते हैं समर्थक था रूस का, तो यहाँ के लोगों ने इनके खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू किया। और क्या हुआ कि अमेरिका, ब्रिटेन प्रदर्शनकारी का समर्थन करने लगे, ठीक है। और क्या हुआ उसके आगे, ये 2014 में वहाँ से भाग गए। 2014 में ये यूक्रेन को छोड़ के भाग गए, या फिर क्या कहते हैं राष्ट्रपति वहाँ का देश छोड़कर भाग गया। तो इससे कौन नाराज़ हुआ? इससे फिर रूस नाराज़ हुआ। रूस नाराज़ होकर क्या किया कि दक्षिण यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। जब रूस दक्षिण यूक्रेन पर कब्जा कर लिया तो उसके साथ ही उन्होंने अलगाववादियों को बढ़ावा दिया, और वहाँ के अलगाववादी क्या कहते हैं, इसके क्या कहते हैं दूसरे सिरे पर कब्जा कर लिए, पूर्वी यूक्रेन की तरफ कब्जा कर लिए, ठीक है। पूर्वी यूक्रेन पर अलगाववादी लोग क्या किया, कब्जा कर लिए। अब इन अलगाववादियों से लेके क्या कहते हैं यूक्रेन की लंबी लड़ाई चली आ रही थी। 1991 में क्या हुआ, जब रूस यूएसएसआर से अलग हुआ था, जो चीज़ें हमने आपको पीछे बताया, तो जब उससे अलग हुआ था तो कई देशों को लेकर विवाद था। एक उसमें क्रीमिया था, क्रीमिया को भी लेकर कई विवाद हुआ था। उसके बाद फिर आपस में मिन्स्क शहर में समझौता कराया गया, फिर ये शांत हुआ क्या कहते हैं। उसके बाद फिर ये सोचना ये है कि तत्काल तनाव का मुद्दा क्यों बना, ये चीज़ आपको जानना। ये तो आपको लिखना पड़ेगा इसकी भूमिका में कि पहले भी यहाँ की लड़ाइयाँ, यहाँ क्या कहते हैं लड़ाइयाँ हो रही थी, ठीक है। इनके बीच तनाव पहले से ही चला आ रहा था, लेकिन अचानक क्या हुआ, अब देखिए फिर समझिए। अब क्या हुआ कि रूस की वजह से यूक्रेन क्या कहते हैं, रूस की वजह से यूक्रेन जो है क्या कहते हैं तनाव में चल रहा था। क्या तनाव था, इसमें एक समस्या और थी। नाटो क्या कहते हैं, नाटो, यूक्रेन जो है नाटो का सदस्य नहीं था, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन क्या कहते हैं सदस्य ना होते हुए भी यूक्रेन की नज़दीकियाँ नाटो से काफ़ी मिल रही थी, ठीक है। अब नाटो का क्या मतलब था, नाटो कब बना था, इसको भी मेंशन कर देना है यहीं से कि नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। और नाटो का फुल फॉर्म लिख देना इसी में, अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है,
नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें लगभग 30 कंट्री हैं, अमेरिका ब्रिटेन के साथ साथ 30 कंट्री है। इसका इशू है कि अगर जो देश नाटो में शामिल हैं, अगर ये 30 सदस्यों का समूह है, 30 देशों का सदस्य है ये समूह है, अगर किसी एक भी देश पे अगर कोई हमला करता है तो ये 30 देश मिलकर उस पर हमला करेंगे। ये नाटो का अपना फंडा है, ठीक है, या इन समझौता हुआ है जो यूएसए ब्रिटेन के साथ साथ जो अन्य 30 देश हैं उनसे मिलकर यही समझौता किया गया कि अगर कोई देश इन पे हमला करता है या इन देशों में से किसी भी एक देश पर हमला करता है तो हम 30 के 30 लोग मिलकर उस पर हमला करेंगे। फिर क्या हुआ, फिर रूस क्या कहते हैं, रूस ने चाहा कि यूक्रेन क्या कहते हैं नाटो पर विराम दे, रूस जो है नाटो की तरफ ना बढ़े ये चाहता है, यूक्रेन क्या कहते हैं ना बढ़े, रूस ये चाहता था। दूसरा क्या हुआ, ये लगातार अपने विस्तार पर रोक नहीं लगा रहा था, यूक्रेन जो है बढ़ता जा रहा था नाटो की तरफ, विस्तार पर रोक नहीं लगा था। बाद में वो शायद सुनने में आया कि यूक्रेन जो है नाटो की सदस्यता लेने जा रहा है, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने कहा, रूस के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर क्या कहते हैं अगर यूक्रेन नाटो की तरफ विस्तार करना बंद नहीं किया तो क्या कहते हैं, या नाटो यूक्रेन की ज़मीन का उपयोग करेगा तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, ठीक है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और ये चीज़ क्या कहते हैं यूक्रेन को झेलना पड़ेगा। तो ये मेन समस्या हुई। फिर अचानक से इन्होंने कई अपने सैनिकों को भेज दिया और फिर क्या कहते हैं तू मैं की चीज़ें हुई, यूक्रेन भी किसी से कम नहीं था, वो भी सैनिकों को भेजना शुरू किया, फिर झगड़ा शुरू हो गई। ये चीज़ें थी, ये चीज़ आपको एग्जामिनर को समझाना पड़ेगा, एज ए स्टोरी के रूप में अच्छे से पढ़ के समझाना पड़ेगा। लेकिन अब दूसरा इशू आता है, अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो भारत पर असर क्या पड़ा, ये भी तो आपको लिखना पड़ेगा। अब भारत पर क्या असर पड़ा, ये चीज़ें आप लगातार न्यूज़ में देख रहे हो कि क्या कहते हैं इंडिया किसका समर्थक है। इंडिया अगर देखा जाए तो इन दोनों के बीच में क्यों आएगा, अगर भारत, दो देश थे, कौन था, रूस था और पहला यूक्रेन था, ठीक। अब नाटो का मतलब यूक्रेन किसका समर्थक है इस समय, यूक्रेन के साथ में इस समय यूएसए खड़ा है, ब्रिटेन खड़ा है, और रूस का मतलब रूस अपने आप में अकेला महाशक्ति है। अगर भारत यूक्रेन की तरफ, यूक्रेन का सपोर्ट करता है तो रूस से झगड़ा लेगा, और अगर भारत क्या कहते हैं रूस से झगड़ा लेगा, क्या कहते हैं रूस से झगड़ा लेगा तो क्या कहते हैं किसी को खुश कर पाएगा, बताइए। अगर रूस से झगड़ा लेगा तो अमेरिका जाहिर सी बात है नाराज हो जाएगा। अगर क्या कहते हैं यूक्रेन का समर्थन करेगा तो रूस नाराज हो जाएगा। इसलिए भारत को बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा, भारत को बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा कि दोनों देश आपस में शांत हो जाएं। तो भारत ने क्या कोई स्टैंड लिया, अगर भारत ने कोई स्टैंड नहीं लिया है या नहीं लिया तो उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा कि भारत नहीं चाहता है कि युद्ध हो, ठीक है, भारत नहीं चाहता कि युद्ध हो। इसीलिए भारत ने एक एडवाइजरी भी जारी की थी अपने नागरिकों के लिए, अगर बहुत ज़रूरी ना हो यूक्रेन में रहना तो आप लोग क्या करो वहाँ से वापस आ जाओ, ठीक है। अब असर क्या पड़ेगा भारत या अन्य देशों पर, क्या असर पड़ेगा, सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कि एक व्यापारिक असर पड़ेगा, ठीक। जैसे रूस में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और यूक्रेन में कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। अगर दोनों देश में झगड़ा होगा तो कुछ चीज़ें नुकसान होगी, अगर उन चीज़ों का असर भारत पे होगा तो जाहिर सी बात है क्या कहते हैं भारत को भी नुकसान होगा या विश्व को नुकसान होगा। जैसे तेल का दाम बढ़ गया अचानक से, और बहुत सारी समस्याएं हुई। जैसे ES-400 पर भारत ने समझौता किया, बहुत बड़ा इशू था। ES-400 पर भारत ने समझौता किया था रूस से कि भारत क्या कहते हैं इशू लेगा। लेकिन अगर भारत यूक्रेन का समर्थन करता, ठीक है, अगर भारत यूक्रेन का समर्थन करता तो रूस नाराज हो जाता। रूस क्या कहता, रूस कहता कि क्या कहते हैं ES-400 हम आपको नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन अगर भारत रूस का समर्थन करता तो हो सकता है अमेरिका इस पर कई प्रतिबंध लगा देता कि भारत ES-400 ना ले पाता। इसलिए भारत को बीच का रास्ता अपनाना उचित लगा। या फिर रूस से क्या हुआ, तेल गैस की आपूर्ति बंद कर देगा तो क्या होगा, कीमत बढ़ जाएगी और इससे ये नुकसान होगा। फिर दूसरा नुकसान क्या होगा, कूटनीतिक नुकसान होगा। इन चीज़ों को लिखना पड़ेगा। तो ये रहा एक रूस और यूक्रेन का संकट। लेकिन उसके पहले जो इंपॉर्टेंट है वो आपको लिखना अति आवश्यक है। युद्ध क्या है, शांति क्या है, युद्ध के कारण क्या होते हैं, युद्ध के परिणाम क्या होते हैं। इससे एक बेसिक आइडिया आपके दिमाग में बनेगी और ये बेसिक आइडिया क्या कहते हैं आपको ये तय करेगी कि आप एग्जामिनर को कैसे प्रभावित करोगे और प्रश्न कैसे हैंडल करोगे, कैसे लिखोगे। कुछ लोग मेरे पास प्रश्न भेजे हुए हैं जो सिर्फ ऊपर कोटेशन लिखे हैं, कोटेशन लिखने के बाद उन्होंने लाइन से लिखना शुरू कर दिया है, फिर पैराग्राफ चेंज किया है, फिर अंत में कोटेशन से एंड कर दिया है। इस तरह से आप लिखोगे तो तनाव का शिकार होगा, बीच बीच में चीज़ों को लिखता है, छोड़ देता है। लेकिन अगर आप एक फ्रेमिंग कर दोगे कि युद्ध क्या है, युद्ध का परिणाम क्या होता है, युद्ध के कारण क्या होते हैं, भारत पे युद्ध का क्या असर पड़ेगा,
या फिर अन्य देशों पर विश्व में क्या असर पड़ेगा इस युद्ध का, इस तरह की चीज़ों को लिखोगे। फिर इन चीज़ों को दिखाओगे कि कारण क्या क्या है, जो मैंने आपको बताया कि साम्राज्यवाद है, आर्थिक नीति है, इन सब चीज़ों को लिखोगे तो वो प्रसन्न होगा और उन्हीं हेडिंग्स को देख के बिना पढ़े हुए आपको अच्छा नंबर देने का प्रयास करेगा, समझ जाएगा कि आपको अच्छी समझ है इन चीज़ों की। ठीक है, अब भी जो आगे 2-3 ऐसे बचे हुए हैं वो भी हम आपको रिवाइज करा देंगे या पढ़ा देंगे अच्छे से। उसके बाद जो प्री की हमारी क्लासेस चल रही हैं वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। धन्यवाद।